वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स के बारे में। समझते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है। जब हम किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे मूव करते हैं तब हमें टिश्यू देखने को मिलता है। टिश्यू क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि जिनका ओरिजिन सेम होता है एंड ये आगे चल के मिल के एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन जब टिश्यू का फॉर्मेशन होता है तो हम जानते हैं कि टिश्यू एक पर्टिकुलर जगह पे कन्फाइंड रहते हैं, एक दूसरे से यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो इंटरैक्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हार्ट टिश्यू का काम होता है कंडक्शन करना या फिर पंपिंग करना, इनका काम है। एक जगह पे जब ऐसे नोड पे सिग्नल का जनरेशन हो गया, उस पर्टिकुलर सिग्नल को हमें वेंट्रिकल तक पहुंचाना है, तो सारे जितने भी सेल प्रेजेंट होंगे, जो भी टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे हार्ट मसल में, उन सबको एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना होगा। मतलब इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से कंटैक्ट में रहते हैं हमेशा, और एक जगह पे ये कन्फाइंड भी रहते हैं। तो ये सब कुछ अचीव करने के लिए सेल अपने बाहरी इलाके में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है और एक जगह बना लेता है जिसका नाम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे जो सेल्स होते हैं यही अपने बाहर कुछ सब्सटेंसेस, कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स का सिक्रीशन करते हैं एंड इनको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। इनको मैट्रिक्स इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होंगे टिश्यू के वो कन्फाइंड रहते हैं। ये पर्टिकुलर एरिया इनको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोटीन्स भी नज़र आएंगे, प्रोटियोग्लाइकेंस नज़र आएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नज़र आएंगे, इस तरह के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स नज़र आएंगे जो कि इस पर्टिकुलर सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे, एक दूसरे से लिंक कर रहे होंगे एंड उसके साथ साथ मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट भी कर रहे होंगे। So, what is extracellular matrix? It is a space in which the cells of multicellular organism lies. इस पर्टिकुलर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का जो कंपोजिशन होता है उसमें काफ़ी सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है अलग अलग टिश्यू का अलग कंपोजिशन होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करते हैं तो इसमें कई सारे अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, इस तरह से अलग अलग टिश्यू हैं। अगर अलग अलग टिश्यू हैं तो उनके रिक्वायरमेंट्स भी अलग होंगे। अगर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें जैसे कि टेंडन हो सकता है या फिर लिगामेंट हो सकता है, उनमें काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिबिलिटी है, स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा है। उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा उसमें ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या ऐसे फाइबर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो कि इस पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को रिजिडिटी या फिर इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। जैसे कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने वाला एक कंपोनेंट जिसका नाम है इलास्टिन, और ये इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमें देखने को मिल जाता है। उसी तरह से अगर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करें तो आप जानते हैं ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि एक जगह पे कन्फाइंड रहना पसंद करते हैं। इनको एक जगह पे कन्फाइंड रखने के लिए या फिर अटैच्ड रखने के लिए एक मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, एक ऐसे सब्सटेंस का होना ज़रूरी है जहाँ पे कि ये अटैच होकर रहें, और ये पर्टिकुलर सब्सटेंस को नाम दिया जाता है बेसल लेमिना। और ये जो बेसल लेमिना होता है ये भी एक तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है जो कि एपिथेलियल सेल्स अपने बाहर सिक्रीट कर देते हैं। अब सेल के अंदर इसके कंपोनेंट्स जो भी होंगे, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस हो सकता है, कोलाजेंस हो सकता है, इनका सिंथेसिस सेल के अंदर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाएगा। उसके बाद गोल्गी बॉडी के थ्रू यहाँ पे जो वेसिकल्स होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस होके सेल के बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस पर्टिकुलर सेल्स को अटैच और एडहियर करने में ये मदद करेंगे। यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स लिखे गए हैं सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। एक पॉइंट यहाँ पे बाकी है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक दूसरे सेल को अटैच करने में हेल्प करते हैं, और इसका एक बेहतरीन एग्जांपल आप देख सकते हैं ब्लास्टोमियर में। ब्लास्टोमियर्स जैसे कि आप ब्लास्टोसिस्ट में अगर देखें तो यहाँ पे सारे के सारे सेल इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, अरेंज रहते हैं। लेकिन ये कैसे अरेंज रहेंगे? यहाँ पे हमें ग्लू की तरह कहीं ना कहीं इन लोगों को अटैच करना पड़ेगा। आप इसका एग्जाम्पल ग्लू से ले सकते हैं।
या फिर फेविकॉल से ले सकते हैं, जिसके मदद से कि एक दूसरे सब्सटेंस को हम अटैच कर सकते हैं। सेम उसी तरह पे दो सेल को अगर हमें अटैच करना है, इनके बीच में एक सब्सटेंस हमें लगाना पड़ेगा, जैसे कि ग्लू लगाया जाता है, उसी तरह से ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी काम करता है। सो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको डायग्राम से समझा दूंगी, उसके बाद हम ईच डिटेल पार्ट में हम मूव करेंगे। जैसे कि जो सेल्स होते हैं उनके अंदर साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं। आप जानते हैं सेल के अंदर काफ़ी सारे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल की रिजिडिटी को मेंटेन करते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं साइटोस्केलेटन का, जिसका नाम है एक्टिन। और ये जो एक्टिन साइटोस्केलेटन है, आप जानते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रीन के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं सो दैट कि ये सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड कर सके। और इंटीग्रीन क्या होते हैं? इंटीग्रीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि कनेक्शन बनाने का काम करेंगे। ये सेल एडेजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में कभी और वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। सो इंटीग्रिन से इस तरह से एक्टिन मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं। अब बात आती है कि ये पर्टिकुलर सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या फिर बाहर से किस तरह से अटैच रहेगा, क्योंकि एक जगह पे अगर हमें किसी चीज़ को रिजिडिटी प्रोवाइड करना है, इसको कन्फाइंड करके रखना है, तो कहीं ना कहीं हमें इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वही सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोलाजन फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन एनिमल्स भी है, क्योंकि हर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आपको कोलाजन फाइबर तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये आराम से इस पर्टिकुलर सेल को हेल्ड करके भी रखेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंटीग्रीन एंड कोलाजन फाइबर को लिंक कैसे किया जाए, क्योंकि इंटीग्रीन खुद तो है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और कोलाजन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में इस तरह से फैला हुआ आपको नजर आएगा। सो इन दोनों में लिंक बनाने के लिए एक और प्रोटीन आ जाता है यहाँ पे, जिसका नाम है फाइब्रोनेक्टिन। सो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फाइब्रोनेक्टिन। सो फाइब्रोनेक्टिन क्या होते हैं? ये नेट लाइक अपीयरेंस शो करते हैं, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारे वर्टिब्रेट में। और ये फाइब्रोनेक्टिन आगे चल के बहुत सारे अलग अलग डोमेन से बाइंड करने का काम करते हैं, जैसे कभी ये कोलाजन से भी बाइंड कर सकते हैं, कभी कभी ये अलग अलग हेपारिन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकते हैं, फाइब्रिन मॉलिक्यूल से भी बाइंड कर सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। हम एक एक करके कोलाजन, फाइब्रोनेक्टिन, इंटीग्रिन, ये सब के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसको छोड़ के आपको काफ़ी सारे प्रोटियोग्लाइकेंस भी नज़र आएंगे। प्रोटियोग्लाइकेंस आप जैसे कि जानते हैं ये ग्लाइकोसाइलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यहाँ पे जो प्रोटियोग्लाइकेंस मिलेंगे आपको मोस्टली हेपेरिन सल्फेट या फिर कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होंगे। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो ये छोटा सा फिगर है, आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं, ये सेलुलर रीजन है, सेल के अंदर ये है, और ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रीन, इंटीग्रीन के अंदर मतलब साइटोसोलिक रीजन पे आपको काफ़ी सारे माइक्रोफिलामेंट नज़र आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल एक्टिन, जो कि यहाँ पे रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोलाजन फाइबर भी प्रेजेंट हैं, जो कि इस इंटीग्रीन से बाइंड करने के लिए आ रहे हैं, और इंटीग्रीन से बाइंड करने के लिए इनको बीच में फाइब्रोनेक्टिन के साथ बाइंड करना पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली कोलाजन फाइबर इंटीग्रीन के साथ लिंक नहीं हो पाते, इसी वजह से इनको बीच में एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसका नाम होता है फाइब्रोनेक्टिन। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको प्रोटियोग्लाइकेंस भी नजर आएंगे, देख सकते हैं आप लोग। एक प्रोटियोग्लाइकेन के अंदर पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल है, एंड इससे जुड़ा हुआ काफ़ी सारे प्रोटीन एंड काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे। सो ये है एक छोटा सा डायग्राम, छोटा सा फिगर, जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होपफुली क्लियर हो जाएगा। इसके आगे हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। सो सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, जिसका एग्जाम्पल होता है कोलाजन या फिर इलास्टिन। ये दोनों ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। इसको छोड़ के आपको कई सारे प्रोटियोग्लाइकेन भी नज़र आएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, एंड यहाँ पे एडेसन मॉलिक्यूल्स भी आएंगे जो कि सेल को एडहियर करेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारे एडहियरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था फाइब्रोनेक्टिन के बारे में,
जो कि इंटीग्रीन के साथ अटैच्ड था एंड ये आगे चल के कोलाजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर रहा था एंड रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा था। सो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बारे में, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कोलाजन। सो कोलाजन मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। वैसे देखा जाए तो काफ़ी सारे अलग अलग टाइप्स के कोलाजन देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जनरली 25 जीन होते हैं जो कि कोलाजन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। 19 अलग अलग तरह के कोलाजन मॉलिक्यूल्स हमें सेल के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का रोल प्ले करते हैं मोस्टली टाइप 4 कोलाजन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। जनरली अगर कोलाजन स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ट्रिपल हेलिक्स यहाँ पे बनाते हैं। तीन मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड हेलिसेस होंगे, जब ये फोल्ड हो जाते हैं तो ये राइट हैंडेड के फॉर्म में आ जाते हैं और आगे चल के ये राइट हैंडेड ट्रिपल हेलिक्स कहलाते हैं, जो कि सेल के बाहर सिक्रेट हो जाते हैं। मतलब इनका फॉर्मेशन जो होगा आपको देखने को मिलेगा सेल के अंदर। तीन अलग अलग मॉलिक्यूल, तीन अलग अलग आपको पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पे ये तीन पॉलीपेप्टाइड बाहर आ जाएंगे एंड ये तीनों आगे चल के ट्रिपल हेलिक्स का फॉर्मेशन करने लगेंगे। सो यहाँ पे आप कोलाजन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो इसका यूनिट होता है कोलाजन का, उसको हम नाम दे देते हैं ट्रोपोकोलाजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोलाजन ट्रिपल हेलिकल नेचर का होता है, मतलब ये तीन पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होगा, इसी वजह से इसको हम ट्रिपल हेलिक्स बोलते हैं। सो यहाँ पे जो यूनिट होगा वो अल्फा चेन होंगे, मतलब यहाँ पे ये 3 अल्फा चेन का बना हुआ होता है। और यहाँ पे अगर एक अल्फा चेन को यहाँ पे दिखाया गया है, ईच अल्फा चेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा GXY सीक्वेंस यहाँ पे रहता है। G फॉर ग्लाइसिन इसमें डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। इसको छोड़ के ये जो X मॉलिक्यूल है ये प्रोलीन होता है एंड Y मॉलिक्यूल जो होता है ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है। X जो मॉलिक्यूल प्रोलीन मैंने आपको बताया, प्रोलीन को छोड़ के कभी कभी यहाँ पे लाइसिन भी देखने को मिलता है। सो अगर लाइसिन मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो Y की जगह हाइड्रोक्सी प्रोलीन ना होके हाइड्रोक्सी लाइसिन हमें देखने को मिलता है। सो ये था कोलाजन का स्ट्रक्चर, जो कि एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको कोलाजन के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसके बारे में भी एक और वीडियो आपको बना के दे दूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एक और स्ट्रक्चरल प्रोटीन जिसका नाम है इलास्टिन। सो इलास्टिन जो होता है ये हाईली हाइड्रोफोबिक प्रोटीन होता है। हाइड्रोफोबिक नेचर इसमें शो होता है क्योंकि इसके पास बहुत सारे हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स होते हैं ये जनरली इस पर्टिकुलर इलास्टिन मॉलिक्यूल के सेंटर में देखने को मिलता है। ओके, एंड ये इलास्टिन मॉलिक्यूल इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी देखने मतलब प्रोवाइड करते हैं। इसी वजह से जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, टेंडन, लिगामेंट, ये सारी चीज़ों के लिए हमें इलास्टिसिटी चाहिए, एक्सटेंसिबिलिटी चाहिए। और इसी वजह से जो इलास्टिन प्रोटीन है ये आपको देखने को मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में। मोस्टली ये कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में नज़र आते हैं एंड ये सेकंड मेजर प्रोटीन्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के। जैसे कि जो कोलाजन होता है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है एंड उसके बाद इलास्टिन ही हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे वो होते हैं प्रोलीन एंड ग्लाइसिन। ओके, सो ये था आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन। यहाँ पे इलास्टिन का एक स्ट्रक्चर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। जनरली इलास्टिन फाइबर इस तरह के नज़र आते हैं, लेकिन अगर इनको स्ट्रेच किया जाए तो आप देख सकते हैं इन सब के बीच में क्रॉस लिंक पहले से बना हुआ होता है और ये कितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके बाद जब रिलैक्सेशन होता है सो उसके बाद फिर से इनका जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है। इसी तरह से ये इलास्टिन स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोटियोग्लाइकेंस। प्रोटियोग्लाइकेंस क्या होते हैं? ये जनरली ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस होते हैं जो कि प्रोटीन के साथ लिंक्ड पाए जाएंगे। यहाँ पे जो प्रोटियोग्लाइकेंस होते हैं मोस्टली ये रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं डाइसैकेराइड के। मतलब अगर आप डाइसैकेराइड यहाँ पे मैं फॉर्मेशन करूँ, इसी तरह से काफ़ी सारे डाइसैकेराइड इस तरह से मिलके आगे ये प्रोटियोग्लाइकेन का फॉर्मेशन करेंगे। डाइसैकेराइड जैसे कि आप नाम से ही पता कर सकते हैं यहाँ पे 2 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, राइट। सो यहाँ पे जो फर्स्ट शुगर मॉलिक्यूल्स होता है वो सल्फेटेड होता है, मतलब उसमें सल्फर का एडिशन किया होता है, सल्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ होता है
एंड दूसरा शुगर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ये प्रोटियोग्लाइकेन का स्ट्रक्चर है। अलग अलग तरह के प्रोटियोग्लाइकेन मिलते हैं जिसमें कि अलग अलग यहाँ पे डाइसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, सो दैट कि मैं प्रोटियोग्लाइकेन के बारे में एक अलग ही वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दूँगी। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला शुगर जैसे कि मैंने बोला ये सल्फेटेड है एंड दूसरा जो होता है वो एसिडिक होता है। सो यहाँ पे फर्स्ट शुगर जो कि एसिडिक सल्फेटेड रहता है वो आइदर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन हो सकता है या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अमीन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। दूसरा शुगर एसिडिक नेचर का होता है एंड ये आइदर ग्लूकुरोनिक एसिड हो सकता है या फिर आइडरोनिक एसिड हो सकता है। इन दोनों में से कोई ना कोई शुगर आपको सेकंड पोजीशन पे देखने को मिलेगा। और इसी तरह से ये जो डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है एंड ये डाइसैकेराइड पॉलीमराइज करते हैं और आगे चल के ये प्रोटियोग्लाइकेन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं एंड ये आगे चल के प्रोटीन के साथ लिंक्ड होते हैं एंड फर्दर प्रोटियोग्लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं। सो इसी तरह के जो फॉर्मेशन हुआ ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन का, उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। हाइलुरोनिन हो सकता है, कॉन्ड्रोटन सल्फेट हो सकता है, डर्मेटिन सल्फेट हो सकता है एंड हेपारिन सल्फेट हो सकता है। लेकिन मोस्टली आपको हेपारिन सल्फेट एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट देखने को मिल जाएगा। इसका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रोटियोग्लाइकेन का, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटियोग्लाइकेन होते हैं पहले ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन, इसके साथ कोवैलेंटली प्रोटीन का यहाँ पे अटैचमेंट होता है, उसके बाद ये बन जाते हैं प्रोटियोग्लाइकेन। सो यहाँ पे देखिए ये पहला यूनिट जो कि ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये डाइसैकेराइड यूनिट्स होते हैं और डाइसैकेराइड यूनिट में सबसे पहला यहाँ पे सल्फेटेड होता है एंड दूसरा यहाँ पे एसिडिक नेचर का होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आगे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं और इसी तरह से ये प्रोटियोग्लाइकेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ये एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जैसे कि ये सबसे पहला हाइलुरोनिन मॉलिक्यूल है, इसके साथ साथ लिंकर प्रोटीन्स प्रेजेंट है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन, और ये ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन मॉलिक्यूल आगे प्रोटीन के साथ इस तरह से लिंक हुए हैं और यही प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ मिलने के बाद ये फाइनली प्रोटियोग्लाइकेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब ये हो गया आपके ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन, ये आ गया आपका कोर प्रोटीन, राइट। इस तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रोटियोग्लाइकेन मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है। ये एक प्रोटियोग्लाइकेन है, एक यूनिट एक प्रोटियोग्लाइकेन है और बहुत सारे प्रोटियोग्लाइकेन एक पर्टिकुलर चेन लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहते हैं और ये इस तरह से आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में नज़र आएंगे, एक्सटेंसिव फॉर्म में नज़र आएंगे। नेक्स्ट आता है एडेजन मॉलिक्यूल्स। एडेजन मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमें इस पर्टिकुलर सेल के साथ, मतलब जैसे कि इंटीग्रीन हो गया, जैसे कि कोलाजन फाइबर हो गया, उन लोगों के साथ ये लिंक कराने का काम करते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था साइटोप्लाज्म के बाहर यहाँ पे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जैसे कि इंटीग्रीन प्रेजेंट होता है और इंटीग्रीन के पास एक छोटा सा कनेक्टिव साइट प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसके साथ कि बहुत सारे जो कोलाजन प्रोटीन्स हो गया या फिर यहाँ पे ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन्स हो गए, प्रोटियोग्लाइकेन्स होंगे, वो लिंक हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्रोटीन इंटीग्रीन एंड बाहर के एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन के साथ कनेक्ट करता है, उसी को हम नाम देते हैं एडेजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यही वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एडेजन या एडियर करने का काम करते हैं। इनके दो एग्जाम्पल हैं, एक तो है लेमिनिन एंड दूसरा आता है फाइब्रोनेक्टिन। सबसे पहले लेमिनिन के बारे में स्टडी करते हैं। लेमिनिन जनरली हेटेरोट्राइमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। सो ये भी ग्लाइकोप्रोटीन है एंड ये हेटेरोट्राइमेरिक है। नाम से क्या पता चल रहा है, इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होंगे। 3 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं जिनका नाम होता है अल्फा, बीटा एंड गामा। ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं एंड यहाँ पे लेमिनिन का फॉर्मेशन करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं जिससे कि हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं लेमिनिन का, जिसमें कि 3 अलग अलग कलर से 3 अलग अलग चेन को रिप्रेजेंट किया गया है। ब्लू कलर में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा अल्फा चेन, यहाँ पे
ऑरेंज कलर में आपको गामा चेन नज़र आ रहा होगा और ग्रीन कलर में आपको बीटा चेन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे जो अल्फा चेन प्रेजेंट होते हैं इसमें ग्लोब्यूलर डोमेन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, ग्लोब्यूलर डोमेन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये ग्लोब्यूलर डोमेन वो पर्टिकुलर पोजीशन है जो कि आगे चल के इंटीग्रीन के साथ बाइंड करेगा। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं ये छोटा सा मॉलिक्यूल इंटीग्रीन है और इसके साथ ये आपका लेमिनिन मॉलिक्यूल का जो ग्लोब्यूलर डोमेन है वही इसके साथ अटैचमेंट शो कर रहा है ना, ये उसके साथ अटैचमेंट शो कर रहा है। एंड दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा अल्फा चेन का जो दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट है, मतलब बीटा चेन है, गामा चेन है, ये क्या करेंगे, ये आगे चल के आपको कोलाजन टाइप 4 के साथ यहाँ पे लिंकेज शो कर रहे हैं, राइट। ये आगे चल के कोलाजन के साथ लिंकेज शो कर रहे हैं और इसी तरह से ये सेल को कोलाजन के साथ लिंक करने का काम करते हैं। इसी वजह से इनका नाम रखा गया है एडेजन प्रोटीन्स। नेक्स्ट एडेजन प्रोटीन होता है फाइब्रोनेक्टिन। सो फाइब्रोनेक्टिन ये भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं लेकिन ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमने लेमिनिन के बारे में देखा था, ये ट्राइमर्स होते हैं, इनमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। लेकिन फाइब्रोनेक्टिन ये डाइमर के फॉर्म में होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे और ये दोनों ही आइडेंटिकल मोनोमर्स होते हैं। और दोनों मोनोमर, याद रखने वाली बात यह है कि दोनों मोनोमर डाइसल्फाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से बाइंडेड रहते हैं। नेक्स्ट इनका काम क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया ये एडेजन प्रोटीन्स होते हैं। एडेजन प्रोटीन जैसे लेमिनिन का काम था, सेम उसी तरह से फाइब्रोनेक्टिन का काम है, इंटीग्रीन को आगे चल के कोलाजन के साथ ज्वाइन करने का काम इनका है। सो यहाँ पे जो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन्स हैं उनके पास एक RGD सीक्वेंस होता है, राइट। सो ये जो RGD सीक्वेंस है क्या है, RGD मतलब R फॉर आर्जिनिन, G फॉर ग्लाइसिन एंड D फॉर अस्पार्टिक एसिड। ये तीनों मॉलिक्यूल का, ये तीनों एमिनो एसिड का एक पेप्टाइड सीक्वेंस होता है, ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस होता है जो कि आपको टाइप 3 फाइब्रोनेक्टिन में देखने को मिलता है। एंड ये वही एरिया है, वही जगह है जो कि आगे चल के इंटीग्रीन के साथ बाइंड कर सकता है और सेल एडेशन कर सकता है। मतलब यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, डिफरेंस एक और चीज़ आ गया जिसको आपको ध्यान में रखना है कि लेमिनिन ग्लोब्यूलर रीजन के साथ इंटीग्रीन पे बाइंड करता है एंड जो फाइब्रोनेक्टिन होता है वो RGD सीक्वेंस पे जाके इंटीग्रीन के साथ बाइंड करता है। यहाँ पे हम इसका डायग्राम देख लेते हैं सो दैट कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रोनेक्टिन डाइमर, जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों डाइमर्स होते हैं एंड दोनों एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड लिंकेज से जॉइंट रहते हैं। यहाँ पे आप डाइसल्फाइड लिंकेज देख सकते हैं जिसके वजह से कि ये दोनों जॉइंट हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो C टर्मिनल रीजन इसका प्रेजेंट है, इसके पास देखिए RGD सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये एक पेप्टाइड है, ये एक पेप्टाइड है, ये दोनों डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज से ये बाइंडेड हैं। यहाँ पे RGD सीक्वेंस आपको देखने को मिल रहा है और ये RGD सीक्वेंस की वजह से ये इंटीग्रीन के साथ यहाँ पे लिंक कर सकते हैं और लिंक कर लिया इन्होंने इंटीग्रीन के साथ। उसके बाद देखिए इनके पास कोलाजन बाइंडिंग डोमेन भी प्रेजेंट है। इसी कोलाजन बाइंडिंग डोमेन के साथ फर्दर ये लोग कोलाजन के साथ बाइंड करके सेल को एडियरेंस प्रोवाइड करते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड सेल के बीच में कनेक्शन का काम करते हैं। एडेजन प्रोटीन की तरह ये काम करते हैं। सो ये था टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स जिसको कि मैंने ब्रीफली आपको बता दिया। सो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा सो दैट कि मैं आगे उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के बता दूँ। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।